दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जो कि आज हमारा 532 नंबर का लेक्चर। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,960 सवाल दोस्तों आज हमारे तैयार होने वाले हैं। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है, ये टॉपिक है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और कोयला। ये सब दोस्तों कार्बन के अप्रूप माने जाते हैं, जिसमें कार्बन के 3 अप्रूप माने जाते हैं, हीरा को, ग्रेफाइट को और फुलरीन को। ठीक है, और बचा जो कोयला, ये भी दोस्तों कार्बन से ही संबंधित है। तो आज इसी से संबंधित हम लोग सवालों को देखने वाले हैं। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए और मेरी पढ़ाने की स्टाइल पसंद आए तो एक निवेदन आप सभी से है, प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा, स्टडी 91 ऑफिशियल। यहाँ पर मेरे पेड कोर्सेज जो हैं उनके डेमो क्लासेज आपके लिए फ्री दी गई हैं, उनको एक बार जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर, पढ़ना आरंभ करते हैं और एक एक करके सवालों को मैं ब्रीफ करूंगा और उसको आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि एक एक सवालों का उत्तर आपको इसी क्लास में जो है तैयार हो जाए। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा टेक्निकल भी है और कठिन भी आपको महसूस होगा। करा आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक है, ठीक है, कौन सा? देखिए आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, इस तरह से एस, पी, डी, एफ याद रखेगा। कुल कितने ब्लॉक होते हैं दोस्तों? कुल 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, कुल 4 ब्लॉक होते हैं। इसमें से जो पी ब्लॉक है, उस पी ब्लॉक में समूह 14 का प्रथम तत्व दोस्तों कौन सा है? तो समूह 14 में पाया जाने वाला जो पहला तत्व है वो है दोस्तों कार्बन। कौन सा है? समूह 14 का जो पहला तत्व है वो है कार्बन। और कार्बन इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि आगे से समूह 14 में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो कार्बन परिवार के सदस्य कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बन परिवार का सदस्य। ठीक है, लिखेगा कार्बन परिवार का सदस्य कहा जाता है। तो कार्बन परिवार के सदस्य में मुख्य सदस्य तो दोस्तों जो मुखिया है वो तो कार्बन है। कार्बन के अलावा दोस्तों कौन कौन से नाम आते हैं? तो कम से कम 3-4 नाम आप याद रखेगा। जर्मेनियम का नाम सुना होगा ना, ये भी कार्बन पदार्थ में आता है। पहले सिलिकॉन लिख लीजिए, लाइन से लिखिए, पहले सिलिकॉन लिख लीजिए। ठीक है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में दोस्तों ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। बाकी टिन और लेड वगैरह हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया आदि। ठीक है, ये सब जो है दोस्तों ये कार्बन परिवार के सदस्य कहे जाते हैं। सर टिन को भी कार्बन परिवार का सदस्य कहा जाता है? बिल्कुल, टिन हो गया, लेड हो गया और भी है, फ्लोडियम ऐसे करके है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों कार्बन परिवार के ही सदस्य हुए हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और समूह 14 के अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, करा समूह 14 का कौन सा तत्व संयुक्त तथा मुक्त दोनों अवस्थाओं में दोस्तों पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखेगा ये कार्बन ही है। ठीक है, ये कार्बन ही है दोस्तों, जो संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो अगला ही सवाल बन जाता है कि सर कार्बन का संयुक्त रूप और मुक्त रूप अलग अलग उदाहरण सहित बता दीजिए। तो इसका मुक्त अवस्था जो हम हीरा, ग्रेफाइट वगैरह पढ़ते हैं, ये संयुक्त में नहीं आता, ये मुक्त अवस्था में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आप हीरा देखते हैं, ये आप जो ग्रेफाइट वगैरह देखते हैं, ये क्या है दोस्तों? ये मुक्त अवस्था है और संयुक्त अवस्था में यह कार्बन सिलिकेट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा जैसे पूछेगा कि कार्बन संयुक्त अवस्था में किस रूप में मिलता है, तो जैसे लिख दिया सिलिकेट के रूप में, या हवा में मिल गया, हवा में भी तो कार्बन की मात्रा है, या ऑक्साइड के रूप में है। ठीक है, ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, केवल ऑक्साइड मत लिखिए बल्कि इसको वो लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिक लिखिए। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के रूप में, या ठीक है डाइऑक्साइड होता तो ठीक रहता, कार्बनिक यौगिकों के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के रूप में। ठीक है, तो इन सभी रूपों में दोस्तों संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और मुक्त अवस्था में यह हीरे के रूप में मिलता है, ग्रेफाइट के रूप में मिलता है, फुलरिन के रूप में मिलता है। तो इसे आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, और आगे देखिए, करा मुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? ठीक है, तो लिखिएगा मुक्त अवस्था में कार्बन हीरे के रूप में पाया जाता है, कार्बन जो है ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, कार्बन जो है फुलरीन के रूप में पाया जाता है। और यही दोस्तों तीनों कार्बन के अपरूप भी कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है? कार्बन का अपरूप भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
तो ये सभी दोस्तों कार्बन की मुक्त अवस्थाएं हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा समूह 14 का कौन सा तत्व अपर रूपता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपर रूपता को दोस्तों ये कार्बन ही प्रदर्शित करता है। और मुख्य रूप से कार्बन के कितने अपरूप पाए जाते हैं, 2-3 बार आपको पढ़ा चुका। कार्बन का सबसे मुख्य अपरूप है हीरा, डायमंड। ठीक है, दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। और जो तीसरा अपरूप है वो लिखेगा फुलरीन। क्या है दोस्तों, फुलरीन। ये जो है तीसरा अपरूप है, इसे आप याद रखेंगे, कार्बन के अपरूप होते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा कार्बन किन 2 विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए करा कार्बन किन 2 विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। अभी तो आपने कहा कि कार्बन के 3 अपरूप है, फिर वो 2 अपरूप कौन से हैं, नहीं उनका टाइप बता रहा है। ठीक है, तो ये 2 विभिन्न जो अपरूप है, यह दोस्तों कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। ठीक है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप, और दूसरा है कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप। ठीक है, अक्रिस्टलीय रूप। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप क्या होता है दोस्तों, यानी कार्बन का जब एक निश्चित आकार हो जाता है, और अक्रिस्टलीय रूप मतलब क्या होता है, अनाकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है। जैसे कोयला को देख लीजिए, क्या कोयला का कोई फिक्स आकार, जैसे आपको पता है कि हीरा का आकार कैसा है, ग्रेफाइट का आकार भी फिक्स होता है, क्योंकि उसमें कार्बन के कितने अणु हैं एकदम परफेक्ट जब रहेगा तभी वो कार्बन के अणु माने, तो वो जो है क्रिस्टलीय रूप में हो जाते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय रूप में वे आते हैं जिनका रूप फिक्स नहीं होता, जो अनाकार होते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता है। इसीलिए जब इस तरह से पूछे कि किन 2 अपर रूपों में पाया जाता है, तो ये आप जवाब दीजिएगा। करा कार्बन के क्रिस्टलीय रूप जो है दोस्तों, इसके उदाहरण दे दीजिए। तो क्रिस्टल के रूप में जो कार्बन मिलते हैं, जैसे हीरा, हीरा का रूप दोस्तों क्या है, हीरा का रूप दोस्तों फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। हीरा का अपना रूप है वो एकदम फिक्स है। इसी तरह से जो आपका ग्रेफाइट है, ठीक है, जो आपका ग्रेफाइट है इसका भी दोस्तों रूप फिक्स है। इसी तरह से जो आपका फुलरीन है, फुलरीन, ठीक है, इसका भी दोस्तों क्या है, रूप फिक्स है। तो ये तीनों को कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कहा जाता है। जब इतना विस्तार से पढ़ेंगे ना, तब जानिएगा कि अब जो हमारी तैयारी ठीक तरीके से हो रही है। करेक्ट, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप दोस्तों कौन कौन से, कौन सा अक्रिस्टलीय लिख दिया, मतलब इसका मतलब क्या है, अनाकार। अनाकार का मतलब क्या हो जाता है, अनधन आकार, यानी जिसका कोई आकार न हो। ठीक है, जिसका निश्चित आकार न हो। ठीक है, जिसका निश्चित आकार न हो उसे कहते हैं अनाकार। तो कह रहा है कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप में दोस्तों कौन कौन आता है, बहुत कुछ आते हैं। ये जितना भी आप कोयला देखते हैं, क्या इनका कोई निश्चित आकार होता है, नहीं सर, कोयले का कोई आकार नहीं होता है। चारकोल देखते हैं, क्या चारकोल का कोई आकार होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ऑप्शन में लिख दूं चारकोल, लकड़ी का जो चारकोल होता है उसमें भी कार्बन पाया जाता है, इसका भी कोई आकार नहीं होता है। इसी तरह जो कोक होता है, कोक कोयला, इसका भी कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, या फिर आप कार्बनिक गैसों वगैरह को देखेंगे तो गैस का वैसे भी कोई आकार नहीं होता है। तो जिसका भी कोई आकार नहीं होता है वो सभी के सभी अक्रिस्टलीय रूपों में रखे जाते हैं, और जिसका आकार होता है वे सभी क्रिस्टलीय रूपों में रखे जाते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। ठीक है, सबसे शुद्ध रूप दोस्तों कार्बन का कौन सा माना जाता है, तो याद रखेंगे हीरा को। ठीक है, अच्छा, हीरा के संदर्भ में 2 बातें याद रखेगा, चाहे शुद्ध रूप आपसे पूछ दे, चाहे कार्बन का सबसे कठोर रूप आपसे पूछ दे, दोनों में ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों में ही आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कार्बन का सर्वाधिक स्थिर रूप, ठीक है, कार्बन का सर्वाधिक स्थिर रूप अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, स्थिर रूप पूछ दे, तब आप अपना जवाब अलग दीजिएगा, तब ग्रेफाइट बताइएगा। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखेंगे, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूजन में होते हैं। ठीक है, शुद्ध पूछेगा तो हीरा बताना है, कठोर पूछेगा तो हीरा बताना है, अपवर्तनांक पूछेगा तो हीरा बताना है, अपवर्तनांक चमक, ठीक है, हीरा बताना है। लेकिन ग्रेफाइट दोस्तों याद रखेंगे, ग्रेफाइट जब ये स्थिर रूप पूछ दे तब आप दोस्तों ग्रेफाइट जवाब दीजिएगा, अन्यथा नहीं। इस बात को दोस्तों याद रखेंगे, सर्वाधिक अस्थायी रूप यही है। अगला करा जो हीरा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या हीरा को लैब में भी बनाया जाता है क्या? हमने तो सुना था कि हीरा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, हीरा जो है यह
प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों भारत में एक जगह है पन्ना, पन्ना दोस्तों पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहां दोस्तों हीरे की खान है, ठीक है। यहाँ क्या है, पन्ने में, पन्ना जो जगह है यहाँ हीरे की खान है। हमने तो सुना था ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, आज पहली बार सुन रहा हूं कि हीरा जो है लैब में भी तैयार किया जाता है, कृत्रिम तरीके से तैयार करते हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करने की वजह से उसे आर्टिफिशियल डायमंड कहा जाता है, कृत्रिम हीरा कहा जाता है, ठीक है। और इस कृत्रिम हीरो को कई नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, कहीं पे लिखा हो कृत्रिम हीरा या कहीं पे लिखा हो सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक हीरा, तो आप समझ जाइएगा कृत्रिम हीरा या सिंथेटिक हीरा ये जो है लैब में तैयार किया जाता है। एक इसका और नाम मिलता है दोस्तों कल्चर्ड हीरा, ठीक है, कल्चर्ड, ठीक है, कल्चर्ड हीरा, ठीक है। इसको भी दोस्तों इसी श्रेणी में रखा जाता है, ये आप याद रखेंगे। आपको भरोसा नहीं होगा, हीरे की नकल इतनी जबरदस्त की जाती है, कॉपी इतनी जबरदस्त की जाती है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि असली और नकली हीरा में क्या अंतर है। जिरकोनिया नाम सुना है, क्यूबिक जिरकोनिया, इसे हीरे की नकल कहा जाता है। लिखिएगा, कहां लिख दूं, यहां लिख लीजिए, ठीक है। लिखिएगा क्यूबिक जिरकोनिया, ठीक है। क्यूबिक जिरकोनिया जो दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, इसे हीरे की नकल कहा जाता है। एक बार गूगल करके देख लेना आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा असली हीरा कौन सा नकली हीरा। तो अगर आप हीरे की खरीदारी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना देखिए कोई आपको जो चूना लगा दे, प्राकृतिक हीरा की जगह कोई जिरकोनिया थमा के चला जाए। प्राकृतिक हीरा की जगह कोई पढ़ने का लाभ होना चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसका लाभ है जीवन में, बस आप जानते रहिए, ठीक है। तो ये तथ्य दोस्तों आपको याद रखना है। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे कठोर तत्व दोस्तों क्या है। सबसे कठोर तत्व अब तक का जो माना गया है वो दोस्तों सबसे कठोर किसको माना गया है, तो नंबर 1 पर दोस्तों याद रखेगा, नंबर 1 पर हीरा, ठीक है। हीरा को सबसे कठोर माना गया है, सबसे शुद्ध छोड़िए कठोर, ठीक है, सबसे कठोर माना गया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये तो आप पढ़ते हैं, मैं आपको कुछ नया सवाल पढ़ाता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ दे कठोर होने के साथ साथ धातु होना चाहिए, ठीक है, धातु होना चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए, तब दोस्तों क्या बताएंगे, याद रखेगा, तब आप टंगस्टन को बताइएगा, ठीक है। टंगस्टन को क्या कहा गया है, सर्वाधिक शुद्ध एवं कठोर धातु, सर्वाधिक शुद्ध एवं कठोर धातु माना गया है, ये आप याद रखेंगे। इतने से भी काम नहीं चलने वाला है, अब मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं जो आप कभी भरोसा नहीं करेंगे। एक पदार्थ है जिसका नाम है लोन्स डेलाइट, ठीक है, एक पदार्थ है उसका नाम है लोन्स डेलाइट, लिखिएगा लोन्स डेलाइट, ठीक है, लोन्स डेलाइट, ठीक है। ये दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। और ये कहां मिलता है, उल्का पिंड के निर्माण के समय, ठीक है, उल्का पिंड के निर्माण के समय, ठीक है, निर्माण के समय यह पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लोन्स डेलाइट है। डेलाइट आप आसानी से समझ सकते हैं, इसके आगे लोन्स लगा दीजिए, लोन्स डेलाइट का नाम याद रखेंगे। ये हीरे से भी ज्यादा कठोर है, जब किसी उल्का पिंड का निर्माण होता है तब हम पढ़ते हैं। एक और लिखिएगा वुर्टजाइट, ये धरती पे है और हीरे से बहुत जो है कठोर माना जाता है, हीरे का कई गुना ज्यादा कठोर माना जाता है। बुर्ज लिखिएगा, बुर्ज टाइट याद रखेगा, ठीक है, बुर्टजाइट क्या याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वुर्टजाइट, ठीक है, हीरे से भी कठोर, ठीक है, हीरे से भी कठोर। ये मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं, देखिए आप बड़ा उम्मीद से मेरी क्लास में आते हैं कि नितिन सर की क्लास में चलेंगे तो कुछ नया मिलेगा, और नितिन सर को ये सब नया ढूंढने में मजा आता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, बहुत मजा आता है। आप विश्वास कीजिए, मैं एक एक सवाल पर रिसर्च करता हूं, एक एक सिंगल सवाल पर मैं रिसर्च करता हूं, तब जाके आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल पाता है। और रिसर्च करना ही नहीं, रिसर्च करने के बाद वो सोचना कि इस चीज को कैसे बच्चों के सामने रखा जाए कि उनको भी पढ़ने में मजा आए और उनको भी चीजें याद हो जाएं, ये इंपॉर्टेंट है।
तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये शोध जो है सही दिशा में चल रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कौन सा तत्व कांच को काटने में, ठीक है, कांच को काटने में और चट्टानों में छेद करने का काम आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा हीरा का प्रयोग किया जाता है, हीरा की कठोरता के कारण। ठीक है, हीरा की कठोरता के कारण इसका इस्तेमाल हम चट्टान को भी काट देता है। हीरा इतना कठोर होता है कि चट्टान को भी काट देता है, शीशे को काट देता है। ये आप याद रखेंगे, तो हीरे का इस्तेमाल ही यहां पर किया जाता है। आगे देखिए, कह कार्बन का कौन सा रूप विद्युत और उष्मा का कुचालक है। ध्यान दीजिएगा, कुचालक। आज कुचालक पूछा है, कल सुचालक पूछेगा और मैं दोनों आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो याद रखेगा कौन सा कुचालक है और कौन सा सुचालक है। तो हीरा याद रखेगा दोस्तों, जो यहां पे आपका जवाब है वो हीरा। हीरा दोस्तों कुचालक होता है, जबकि जो ग्रेफाइट है ये दोस्तों सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट अलग हो जाएगा, ये दोस्तों सुचालक में आ जाएगा, हीरा कुचालक में आ जाएगा। हीरा को न विद्युत से लेना देना है न उष्मा से लेना देना है, ये आप याद रखेंगे, ये दोनों का कुचालक होता है। जबकि जब आप ग्रेफाइट पढ़ेंगे यह भी कार्बन का ही अपरूप है, लेकिन उसके बावजूद यह सुचालक होता है, यह विद्युत उष्मा दोनों का सुचालक होता है। इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। करा बहुत अधिक गर्म करने पर जब हीरा जलता है, क्या सर हीरा जल भी सकता है? हाँ, अगर हीरा, भाई आप सोने को गला सकते हैं, चांदी को गला सकते हैं, तांबा एल्युमिनियम को गला सकते हैं, तो हीरा को भी गला सकते हैं। हीरा दोस्तों जब 900 डिग्री सेल्सियस पर हीरा को गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलती है, कौन सी गैस निकलती है? याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों प्राप्त होती है। यह आपको भरोसा नहीं होगा, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा क्या इस चीज को सोच भी सकता है? आप सोच के बताओ, जो बच्चा इस सवाल को नहीं पढ़ा है अगर उसको तुक्का भी मारना है तो उसका ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड पे तो नहीं जाएगा कभी जिंदगी में, किसी दूसरी गैस की तरफ चला जाएगा, हीरे को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ तो नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा है क्यों? अरे यार क्यों है, अभी यही आप जानना चाह रहे हैं, मन में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों? अच्छा मुझे बताओ, हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। और जब उसको जलाओगे तो ऑक्सीजन होगा आसपास, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन होना जरूरी है, तो वायुमंडल में ही तो उसको जला रहे हो, जलने के लिए ऑक्सीजन की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा फैक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। करा कौन सी किरणें हीरे में से गुजर जाती हैं लेकिन कांच में से होकर ये पार नहीं की जा सकती? हीरे में से दोस्तों पार कर जाती हैं लेकिन कांच इनको रोक लेता है। तो इसका एग्जाम्पल है यूवी रेज, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, इनको दोस्तों कांच रोक लेता है। इसी तरह से एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज, इसको भी दोस्तों कांच को ये नहीं पार कर पाती हैं, बाकी हीरे को पार कर जाती हैं। हीरा इनको नहीं रोक पाता है, हीरा को क्रॉस कर जाती हैं, कांच रोक लेता है इनको, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं। आगे बढ़िए, करा कार्बन के किस अपरूप का अपवर्तनांक, ठीक है, बहुत अधिक होता है? तो याद रखेगा हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है, हीरा जो होता है इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है और अधिक होने के कारण ही हीरा क्या है, ज्यादा चमकता है, ठीक है, ज्यादा चमकता है, ठीक है, ज्यादा चमकता है। ये किस कारण दोस्तों? क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक ही बहुत ज्यादा होता है। तो अपवर्तनांक का सीधा संबंध हमेशा चमकने से है, ये भी याद रखेगा। और हीरा चमकता क्यों है, उसका भी कारण क्या है, लिखेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। हीरा के चमकने का कारण क्या है? क्योंकि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये दोस्तों चमक का कारण है, ठीक है, यह चमक का कारण है। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। प्लस अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है, इसे तो ध्यान देना ही है, ठीक है। देखिए मैंने आपको कुल 7 विषय विधिवत पढ़ा दिया है, ये हमारा 8वां विषय है। बहुत जल्द हमारा ये 8वां विषय भी समाप्त होगा, देन हम बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। और इन 7 विषय में ये पूरा हिस्ट्री हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विधिवत इन सबसे सवाल करा दिया। जैसे आज हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं, ऐसे सवाल आपको संविधान में मिल जाएगा, विश्व के भूगोल में मिल जाएगा, भारत के भूगोल में मिल जाएगा, फिजिक्स में मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों क्लास जरूर देखिए। पेड कोर्स को ज्वाइन करने का पैसा हो ना हो, लेकिन फ्री वाली क्लास तो देख सकते हो ना, और ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं। और एक दिन में एक क्लास नहीं यार, कम से कम 3-4 क्लास देखो।
आप मुझे तभी पीछे कर पाओगे जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी। आप भी एक पढ़ोगे, मैं एक पढ़ाऊंगा, हमेशा बराबर रहेंगे। समझ रहे हैं? तो आपको हमसे तेज पढ़ना पड़ेगा। जब आप 4 कवर करेंगे, मैं 1 कवर करूंगा, तब जाके कहीं आप 2, 4, 6 महीने में हमें जो है पकड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए और तेजी से पढ़िए, तभी कुछ होने वाला, अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। करा बहुमूल्य जवाहरात बनाने के अलावा, इसके अलावा, ठीक है, कार्बन के किस अपरूप का उपयोग कठोर पदार्थों की पॉलिश करने में किया जाता है? देखिए, किसी चीज को पॉलिश करने के लिए ना उसकी ऊपरी परत को हटाना पड़ता है। पॉलिश करने के लिए ऊपरी परत को हटाना पड़ता है, तो ऐसा काम केवल हीरा ही कर सकता है। ठीक है, हीरा, ठीक है, हीरा अपनी कठोरता के कारण, ठीक है, कठोरता और धारदार होने का, ठीक है, धारदार होने के कारण यह काम कर पाता है, तो इसका उपयोग पॉलिश करने में भी किया जाता है। और औजारों और टंगस्टन के तार खींचने की डाई बनाने में कार्बन के किस अपरूप का यूज होता है? पुनः याद रखेगा, हीरा। हीरा इतना कठोर होता है कि बड़े बड़े औजार उससे तैयार होते हैं। डाई खींचा जाता है ना, डाई, ठीक है, किसी की जो डाई खींचने में भी इसका यूज होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये तो आसान आसान सवाल है। कार्बन का कौन सा अपरूप प्रकृति में हीरे से अधिक मात्रा में पाया जाता है? जितना हीरा नहीं है उससे ज्यादा प्रकृति में ग्रेफाइट है। क्या है दोस्तों? कार्बन का अपरूप ही बताना था, तो अपरूप में तो 3 ही अपरूप होते हैं, या तो कार्बन, या तो ग्रेफाइट, या तो फुलरीन। तो दोस्तों ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? तो हीरे से ज्यादा मात्रा में ये ग्रेफाइट पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और ग्रेफाइट का उपयोग दोस्तों कहां किया जाता है? उपयोग, ठीक है, तो इसका उपयोग लिखिएगा पेंसिल की लेड में। ठीक है, पेंसिल बनाने में, पेंसिल में दोस्तों जो काला वाला हिस्सा होता है जो चलता है, जिससे आप लिखते हैं, वो दोस्तों एक्चुअली में ग्रेफाइट ही होता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट बनाने में, ठीक है, लिखिएगा लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है? स्नेहक। ठीक है, स्नेहक। मशीनों में दोस्तों लुब्रिकेंट डाला जाता है, स्नेहक डाला जाता है कि वो मशीनों में रफ्तार और बनी रहे, उसमें वो ना पड़े, क्या बोलते हैं, जैसे अरे कब्जे में तेल वगैरह नहीं डाला जाता, वैसे मशीनों में लुब्रिकेंट लगाया जाता है कि उनकी स्पीड दोस्तों मेंटेन रहे, बड़ी रहे, तो लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। विद्युत भट्टी में इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका यूज करते हैं। लिखिएगा विद्युत भट्टी में, विद्युत भट्टी में इलेक्ट्रोड बनाने में, ठीक है, किसका यूज किया जाता है? इसी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला, करा हीरे व ग्रेफाइट में किसका आपेक्षिक घनत्व ज्यादा होता है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हीरा का घनत्व क्या होता है दोस्तों? हीरा का घनत्व अधिक होता है, ये आप याद रखेंगे। नंबर 1 पर दोस्तों हीरा है, नंबर 2 पर तब जाके अभ्रक का नाम आता है, ये आप याद है। तो आसान सा सवाल है। करा हीरे व ग्रेफाइट में कौन हल्का होता है? तो याद रखेगा बेचारा ग्रेफाइट। ठीक है, आप तो ही लगेगा कि सर ग्रेफाइट को कर दें, ग्रेफाइट हल्का होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। हीरा नहीं, हीरा कठोर भी है, भारी भी है, याद रखेगा। ठीक है, लिखेगा ग्रेफाइट से भारी। ठीक है, ग्रेफाइट से भारी होता है हीरा, ग्रेफाइट ही हल्का होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन में यहां गलती ना होने पाए आपसे। करेक्ट, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत तथा उष्मा का सुचालक है? तो सुचालक मैं पीछे ही बता दिया था आपको कि ये जो ग्रेफाइट है ये सुचालक है, और जो हीरा है यह कुचालक है। ठीक है, जो हीरा है दोस्तों, जो हीरा है यह क्या है दोस्तों? यह कुचालक है, विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक है, यह आप याद रखेंगे। हीरा कुचालक है जबकि ग्रेफाइट सुचालक है, ये दोनों बातों को आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। आगे देखिए, करा कार्बन के किस अपरूप का उपयोग विद्युत भट्टी में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है? थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्या क्या है। ठीक है, ग्रेफाइट ये कार्बन का अस्थाई रूप है। ठीक है, कार्बन का सबसे अस्थाई रूप, ठीक है, सबसे अस्थाई रूप है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। हीरे से भी ज्यादा अस्थाई रूप है ग्रेफाइट, और इसका इस्तेमाल पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में भट्टी में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, और लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के रूप में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पीछे पढ़ा था। करा कार्बन के किस अपरूप का यूज हाई टेम्परेचर पर चलने वाली मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में दोस्तों किया जाता है? स्नेहक का मतलब क्या हो गया? वही जो मैंने पीछे बताया, लुब्रिकेंट। ठीक है,
लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में, ये आप याद रखेंगे। कार्बन के किस अपरूप का उपयोग क्रूसिबल, क्रूसिबल तथा लेड पेंसिलों में किया जाता है? ठीक है, तो पुनः दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्रूसिबल में भी होता है और लेड पेंसिलों की नोक बनाने में दोस्तों किया जाता है, जिससे आप लिखने का काम करते हैं, वहां भी यही ग्रेफाइट होता है, तो इसे भी याद रखेंगे। अब छोटा छोटा उत्तर है तो जबरदस्ती का बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। कारण नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, ठीक है, इनकी गति को कम करने के लिए कार्बन के किस अपरूप को मंदक के रूप में यूज किया जाता है? तो न्यूट्रॉन में ग्रेफाइट की छड़ लगा दी जाती है। ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ लगा दी जाती है और यही छड़ क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की गति क्या कर देते हैं? ये धीमी कर देते हैं। इसके अलावा और मंदक के रूप में दोस्तों किसका यूज किया जाता है? अन्य में किसका यूज किया जाता है? तो लिखिएगा D2O। ठीक है, भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को दोस्तों भारी जल कहा जाता है। इसका इस्तेमाल भी मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं। करेक्ट। कार्बन का कौन सा अपरूप कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का संकीर्ण मिश्रण है? तो याद रखेगा ये कोयला है। ठीक है, कार्बन में जो कोयला होता है, ठीक है, कोयले में जो होता है, कोयले में कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में जो है सल्फर वगैरह भी पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज और लिखिएगा इसके बारे में, इसे गैर अच्छा एक आप पढ़ते होंगे, वो आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, उसमें हाँ ईवीएस में पढ़ेंगे, नवीकरणीय ईंधन। ठीक है, तो ये गैर नवीकरणीय ईंधन में आता है। ठीक है, गैर नवीकरणीय। ठीक है, यानी इसे पुनः दोस्तों रिसाइकल नहीं करके यूज कर सकते। बहुत सारी चीजें होती है जो रिसाइकलिंग हो जाती हैं, ये गैर नवीकरणीय में आता है। जैसे सौर ऊर्जा, वो नवीकरणीय है, कभी समाप्त नहीं होगा, यूज करते जाओ। पवन ऊर्जा, हवा से मिलने वाली ऊर्जा, जल से मिलने वाली, ये सब अलग है, लेकिन ये कोयला ये गैर नवीकरणीय में आता है, ये आप याद रखेंगे। बड़ा प्यारा सा सवाल है। कार्बन के किस अपरूप में थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है? तो कोयले में ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर का मतलब होता है गंधक। ठीक है, सल्फर यानी गंधक भी इस कोयले में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसी कोयले की बात कर रहा है जिसे हम गैर नवीकरणीय के अंतर्गत रखते हैं, जीवाश्म में। यह एक तरह का अशुद्ध अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कोयला क्या होता है दोस्तों? यह अशुद्ध अकार्बनिक पदार्थ है या कार्बनिक पदार्थ है? बताइए पुणे मुझे, अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है? अकार्बनिक कहां से हो जाएगा? अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, तो यह क्या है दोस्तों? यह अशुद्ध कार्बनिक पदार्थ है। अरे कॉमन सेंस की बात है, ऐसी गलती मत कीजिए कि एकदम जो है बेड़ा गर्क हो जाए। हरी आप बार बार पढ़ रहे हैं कि कोयले में कार्बन होता है, तो अकार्बनिक क्यों बोल देंगे? क्या हीरा अकार्बनिक है? हो ही नहीं सकता। हीरा जब कार्बन का अपरूप है तो अकार्बनिक कैसे हो जाएगा? वो कार्बनिक है। तो कॉमन सेंस की बात है, इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा कोयला पृथ्वी के नीचे दबे हुए किन पदार्थों के उष्मा एवं अधिक दाब से अपर्याप्त हवा में होने वाले अपघटन से बनता है? करा कोयला जो है पृथ्वी के नीचे दबे हुए किन पदार्थों से दोस्तों बनता है? तो ये पृथ्वी के अंदर दबे हुए जो वानस्पतिक पदार्थ हैं। ठीक है, क्या दोस्तों? वानस्पतिक पदार्थ। ठीक है, उन्हीं पदार्थों में सैकड़ों वर्षों तक दोस्तों क्या होता है? रिएक्शन होता है, तब उनके अपघटन से दोस्तों एक कोयला तैयार होता है। ठीक है, जैसे ये कहा जाता है ना कि पृथ्वी पर दोस्तों पहले वो था आइस एज था, तो आइस एज में क्या हुआ? सारे पेड़ पौधे दब गए होंगे, फिर धीरे धीरे वो दबे दबे ताप दाब से वो परिवर्तित हो गए होंगे, वही आज कोयले के रूप में हो गए हैं, ऐसा दोस्तों माना जाता है। तो आपको जाके पीछे पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में आप जाके पढ़िए, नियम पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके भी पहले जाइए। ठीक है, बड़ा अच्छा सा नाम है यार, देखो मैं भूल रहा हूं, क्या नाम है बताइए? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पहले महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? ग से नाम है, नहीं याद आ रहा है। है बहुत आसान। ठीक है,
याद आकर बता दूंगा, उनका सिद्धांत जब पढ़ेंगे तब जाके आपको ये चीजें मिलेंगी। करा कोयला के कौन से 4 प्रकार हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर लिखिएगा पीट कोयला, ठीक है। सबसे पहले पीट कोयला लिखिएगा, क्योंकि सबसे पहले ही बनता है और सबसे घटिया भी इसी को माना जाता है। पीट कोयला जो होता है इसे सबसे घटिया माना जाता है। नंबर 2 पर होता है नंबर 2 पर हम लोग बिटुमिनस कर देते हैं, मत कीजिएगा, बिटुमिनस को बाद में कीजिएगा, पहले लिग्नाइट को कीजिएगा। ये भूरा कोयला है, लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट, ये इसे हम भूरा कोयला कहते हैं। और ये दूसरा सबसे मतलब घटिया से थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है। तीसरे नंबर पे दोस्तों लिखिएगा बिटुमिनस कोयला, ठीक है, बिटुमिनस कोयला। और चौथे नंबर पे सबसे बढ़िया होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। ये सर्वाधिक मतलब सबसे अच्छा दोस्तों आप जिसे मान सकते हैं, सर्वाधिक लिख दिया, सबसे अच्छा या उच्च श्रेणी लिख दूं ना, सबसे अच्छा, यह उच्च श्रेणी का है, ठीक है। इसे उच्च श्रेणी का माना जाता है और इसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है, मध्यम श्रेणी का कोयला माना जाता है। किसे? बिटुमिनस को। बिटुमिनस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उच्च वाला बहुत महंगा पड़ता है तो कम लोग यूज करते हैं, ये आप याद रखेंगे। करा कौन सा कोयला वानस्पतिक पदार्थ से कोयले में परिवर्तन की पहली अवस्था है, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा कि वानस्पतिक पदार्थ जो होते हैं, वानस्पतिक पदार्थ, ठीक है, इनमें ताप दाब के कारण, ताप प्लस दाब के कारण परिवर्तन होता है तो कोयला बनता है। तो ये जो कोयला बनता है तो कौन सा वाला कोयला बनता है? इसकी पहली अवस्था है पीट कोयला। सबसे पहले कौन सा कोयला बनता है? एंथ्रेसाइट नहीं बनता है, सबसे पहले पीट कोयला बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सोचने वाले के ऊपर है, सोचने वाला सोचेगा लगता है सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट बन जाता है, नहीं, पहले पीट बनता है, और ज्यादा टाइम तक दबे रहेगा तो बिटुमिनस बन जाएगा, और ज्यादा टाइम तक दबे रहेगा लिग्नाइट बन जाएगा, सॉरी पहले पीट बनता है, बाद में लिग्नाइट बन जाएगा, बाद में बिटुमिनस बनेगा। और सबसे अच्छा कोयला जो सबसे ज्यादा समय तक धरती के अंदर दबा रहता है, एंथ्रेसाइट कोयला बनता है, वो सबसे लॉन्ग टर्म में बनता है, सबसे शॉर्टकट में बनता है। पहली अवस्था है ना, ये सबसे अंतिम अवस्था है, ये पहली अवस्था है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे और इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो भरोसा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से चैप्टर समझा पाया हूंगा, सिखा पाया हूंगा। और यदि आपको अच्छा लगे कि नितिन सर का क्वालिटी कंटेंट अच्छा है तो एक बार डेमो देखने जरूर आइएगा, कम से कम हिस्ट्री का डेमो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। कैसे देखना है? ये प्ले स्टोर पे जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल, और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, देख लीजिए डेमो। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, मैं कब कौन सी क्लास पढ़ा रहा हूं इसका पता ही नहीं चल पाएगा आपको। तो बेहतर होगा कि एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके फोन में नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं, इतना तो कर लीजिए, और नहीं ऑन हो तो ऑन कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और किसी तरह का क्वेरी है, कुछ पूछना समझना हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हैं। किसी वजह से कॉल नहीं पिक हो पा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज दे दीजिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।